नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पंकज कुमावत पर। आज का जो विषय है हमारा MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चर्चा में क्यों है। MSP के कानूनी आश्वासन की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के द्वारा हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आगे मैं आपको MSP का इतिहास एवं गणना कैसे होती है ये बताने से पहले आपको क्लियर कर दूं कि MSP होती क्या है। हमारे भारत देश में कृषि विकास की रणनीति का एक मुख्य पहलू है कि एक उचित कीमत नीति का निर्माण करना। MSP सरकार के द्वारा किसानों को दी जाने वाली फसलों की एक न्यूनतम कीमत होती है, जिस पर किसान चाहे तो सीधे अपना माल सरकारी संस्थाओं को बेच सकते हैं। इस प्रकार किसानों को बाजार में कम कीमत होने पर भी MSP का लाभ उठा सकते हैं और MSP किसानों को बाजार जोखिम के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। वर्तमान में भारत में 22 कृषि फसलों पर MSP व गन्ने पर FRB फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस दी जाती है। FRB कार्यात्मक रूप से वैसे तो MSP की तरह ही होती है। यह भी एक न्यूनतम कीमत होती है जिसे चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों को देना पड़ता है। जो 22 कृषि फसलें MSP में शामिल है वह है नंबर 1 खरीफ मौसम की फसलें, धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तुअर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, तिल, नाइजर सीड और कपास। नंबर 2 रबी मौसम की 6 फसलें, गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड, सरसों तथा कुसुम और अन्य 2 वाणिज्यिक फसलें, खोपरा और जून भी MSP में शामिल हैं। अब हम MSP के इतिहास पर बात करें तो जब भारत आजाद हुआ था उसके पहले दशक में भारत में खाद्यान्नों की भारी कमी। भारत में बड़े पैमाने पर खाद्यान्न दूसरे देशों से आयात किए जाते थे। एक समय था जब अमेरिका जैसे देशों में जो गेहूं उनके जानवरों को खिलाए जाते थे वही गेहूं भारत को निर्यात किए जा रहे। उसके बाद जब वो दशक था 1960 का, जब भारत में हरित क्रांति या कृषि क्रांति का जन्म हुआ। भारत में हुई इस हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से भारत के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने किया था, जो नॉर्मन बॉरलॉग द्वारा शुरू की गई वैश्विक हरित क्रांति का एक हिस्सा थी। और उसी समय हरित क्रांति के दौरान नीति निर्माताओं ने महसूस किया कि भारत में अधिक से अधिक फसल उपजाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। तभी सरकार द्वारा भारी मात्रा में कृषि यंत्रों एवं कीटनाशक दवाइयों का बड़े पैमाने पर आयात करना शुरू कर दिया था। और इसी समय भारत में पहली बार MSP की घोषणा 1965 में लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिशों पर की गई। तब MSP सिर्फ गेहूं के लिए थी, वो भी 54 रुपए प्रति क्विंटल। तब से लेके आज तक भारत में MSP भारतीय किसानों की मूल्य सुरक्षा के साथ साथ किसानों को ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न उपजाने के लिए भी प्रेरित करता रहा है। और समय समय पर कुछ अन्य समितियों के द्वारा MSP के अलावा अन्य विकल्पों की भी सिफारिशें की गई। जैसे नंबर 1 2013 में MSP पर रमेशचंद्र समिति की सिफारिश है। इसमें कहा गया है कि संपूर्ण देश में MSP के आधार पर कृषि वस्तुओं का फिजिकल एक्विजिशन नहीं किया जा सकता है। इसके लिए DPP डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट व्यवस्था को लागू करने पर विचार किया जा सकता है। इस व्यवस्था में MSP की घोषणा तो की जाती है, लेकिन किसानों से ये कहा जाता है कि खुले बाजार में अपनी वस्तुओं को बेच दें। यदि बाजार कीमत MSP की तुलना में कम होने पर उनकी क्षतिपूर्ति को कैश ट्रांसफर करके उनके खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि PM आशा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना की एक उप योजना PDPS प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम इसी विचार पर आधारित है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश द्वारा चलाई गई भावांतर भुगतान योजना इसी विचार पर आधारित है। और वर्ष 2015 में पहली बार भारत सरकार के द्वारा वर्धा जिले के कपास उत्पादकों के लिए इस व्यवस्था को चलाया गया। लेकिन कुछ लोगों के अनुसार इस व्यवस्था की भी आलोचना की गई। यहाँ पर यह आलोचना मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, मैं संदर्भ ले रहा हूँ अशोक दलवाई समिति से। आप स्क्रीन में मेरे लेफ्ट साइड में इस संदर्भ को देख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि किसान और व्यापारी आपस में मिलकर इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। यह भी कहा गया है कि यदि सरकार द्वारा अधिग्रहण नहीं करने से कृषि वस्तु की कीमतें लगातार नीचे जा सकती है और सरकार के ऊपर सब्सिडी का भार बढ़ सकता है। इसी के साथ रमेश चंद्रा की समिति के द्वारा और भी सिफारिशें की गई थी। किसान परिवार के मुखिया की मजदूरी कुशल श्रमिकों की मजदूरी के अनुसार होनी चाहिए। कृषि लागतों का अनुमान लगाते समय एक ब्लॉक से एक गांव की बजाय 2 गांव का चयन करके अनुमान लगाना चाहिए।
और भूमि पर लगान का अनुमान वास्तविक रूप से प्रचलित लगान के बराबर होना चाहिए। नंबर 2, नीति आयोग की स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75 के अनुसार एमएसपी के स्थान पर एमआरपी मिनिमम रिजर्व प्राइस की अवधारणा को लागू करने पर भी विचार किया जा सकता है। एमआरपी होता क्या है कि कृषि मंडियों में सरकार द्वारा लागू की जाने वाली एक न्यूनतम कीमत होगी जिसके नीचे कृषि वस्तुओं की बोली नहीं लगाई जा सकी। एमएसपी के आधार पर कृषि वस्तुओं का अधिग्रहण, भंडारण आदि के लिए निजी व्यापारियों की भूमिका को लागू करने पर विचार किया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पीएम आशा योजना की एक उप योजना पीपीएसएस प्राइवेट प्रोक्यूरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम इसी मॉडल पर आधारित है। यहाँ पर नोट करने वाली एक बात और है कि नीति आयोग के अनुसार एमएसपी किसानों की समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। जरूरी है कि भारत में कृषि वस्तुओं का स्टेबल, कॉम्पिटेटिव एंड यूनिफाइड बाजार विकसित हो। अब आप जानोगे कि भारत में एमएसपी की गणना कैसे होती है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में एमएसपी को भारत सरकार के द्वारा फसलों की बुआई होने से पहले ही जारी कर दिया जाता है। एमएसपी और एफआरपी दोनों के बारे में सुझाव सीएससीपी कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस द्वारा दिए जाते हैं। सीएससीपी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है, लेकिन अंतिम निर्णय सीसीईए कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा किए जाते हैं। वर्तमान में एमएसपी का निर्धारण कैसे होता है? जब 2018-19 में यूनियन बजट में घोषणा की गई थी कि सरकार किसानों की लागत की तुलना में 50% अधिक एमएसपी देगी। इसी संदर्भ में सरकार द्वारा कहा गया है कि वह लागत के A2+FL मानकों का प्रयोग करेगी। तब से लेकर आज तक भारत के कई किसान संगठनों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि वह C2 मानकों का प्रयोग करें, जो राष्ट्रीय किसान आयोग यानी स्वामीनाथन आयोग ने निर्धारित किया था। जैसा कि मैंने बताया, A2+FL और C2 इनको समझने के लिए एग्रीकल्चर कॉस्ट की दो श्रेणियों को समझना होगा। नंबर 1, स्पष्ट लागतें एक्सप्लिसिट कॉस्ट, किसान द्वारा श्रमिकों और फसलों में जो निवेश जैसे उर्वरक, बीज, दवाइयाँ आदि के लिए वस्तु या धन के रूप में किए जाने वाले भुगतान इसमें शामिल होंगे। और नंबर 2, निहित लागतें इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसमें स्वामी के स्वयं के संसाधनों का प्रयोग जैसे पारिवारिक श्रम, स्वयं की भूमि और स्वयं की पूंजी इसके अंतर्गत शामिल होंगी। अब समझिए कृषि लागतों के संकेतों को। नंबर 1, A1 भूमि पर लगान को छोड़कर अन्य सभी स्पष्ट लागतें। नंबर 2, A2 A1 प्लस भूमि पर लगान। नंबर 3, A2+FL सभी स्पष्ट लागतें प्लस पारिवारिक श्रम के लिए अनुमानित मजदूरी। नंबर 4, C2 सभी प्रकार की स्पष्ट लागतें प्लस सभी प्रकार की निहित लागतें। तो अब आप समझ चुके होंगे कि कृषि लागतों का C2 A2+FL की तुलना में अधिक व्यापक है। तो कहीं न कहीं किसान संगठनों के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है इसको भी आप समझ चुके होंगे और समझा भी जा सकता है। स्पष्ट रूप से आप एमएसपी के फायदे को समझ चुके हो, लेकिन कहीं न कहीं स्ट्रेटेजिक तौर पे देखें तो आज भी एमएसपी आलोचनाओं से मुक्त नहीं। आप ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, भारत की एमएसपी की सरकारी नीति में पॉलिटिक्स की इंटरफेरेंस की वजह से फसलों के पैटर्न पर विपरीत प्रभाव भी पड़ा है। नंबर 2, एमएसपी की सरकारी नीति में कुछ विशेष फसलें जैसे चावल और गेहूं पर अधिक जोर दिया गया है। इसके कारण दालें और मोटे अनाजों के आवंटित क्षेत्रों में भी कमी आई। नंबर 3, भारत में एमएसपी का जो लाभ कुछ बड़े किसानों को और कुछ विशेष राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को अधिक मिला है। इससे भारत में आय की विषमता तो बढ़ी है, उसके साथ साथ प्रादेशिकता भी बढ़ी है। इन्हीं समस्याओं के अलावा अन्य समस्याएं भी बनी हुई, जैसे अधिग्रहण केंद्रों का अधिक दूरी पर होना, अधिग्रहण केंद्रों का समय पर नहीं खुलना और किसानों को भुगतान समय पर नहीं देना और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का कम प्रयोग करना। शांता कुमार समिति के अनुसार भारत में केवल 6% किसानों को ही एमएसपी के बारे में जानकारी है, बाकी बचे 94% इन्हें एमएसपी होती क्या ये भी मालूम नहीं। यहाँ पर मैं अपनी राय देना चाहूँगा कि एक वास्तविक एमएसपी के लिए आवश्यक है कि सरकार तब हस्तक्षेप करे जब बाजार की कीमतें पूर्व निर्धारित स्तर से नीचे गिरती हैं, मुख्य तौर पर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन और सरप्लस सप्लाई के मामलों में, या नेशनल या इंटरनेशनल के कारकों के कारण अगर कीमतों में गिरावट आती है तभी हस्तक्षेप करें। एमएसपी का उपयोग कई फसलों के लिए प्रोत्साहन कीमत की तरह और न्यूट्रिशन सेफ्टी के लिए लाभदायक हो, जैसे मोटे अनाज, दाल एवं खाद्य तेल, और जिनके लिए भारत आयात पर निर्भर करता है। सरकार को कृषि मूल्य नीति के निर्धारण में
कुछ बदलाव लाना चाहिए जो आंशिक रूप से राज्य समर्थित हो और आंशिक रूप से बाजार से प्रेरित हो। सरकार के द्वारा डीबीटी के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता भी दी जा सकती है, जिससे सोशल जस्टिस के रूप में उपयोगी होगा। धन्यवाद।